सबसे पहले तो सर अब ये जानना चाहेंगे कि अभी हाल फिलहाल में जो एकदम से यू टर्न बाजार में आया, हालांकि डर बहुत दिन से लग रहा था, वैल्यूएशन को लेकर के कंसर्न हो रहे थे, लेकिन जो एकदम से गिरावट देखने को मिली है, इसको कितना सीरियस देख रहे हैं और क्या अब अगले 1 महीने के हिसाब से अगर आउटलुक देखें तो क्या आपको लग रहा है कि अभी बाजार के अंदर दबाव बना रहेगा? जी विपुल जी, देखें तो दो तरफा बाजार पे दबाव आया। एक तो ग्लोबल की तरफ से, ग्लोबल अगर देखें तो दिसंबर की फेड की बैठक के बाद मार्केट का यही रुझान था कि 6 बारी रेट कट होगा और मार्च में या मई में रेट कट होना शुरू हो जाएगा फेड के द्वारा। अब उसके बाद क्या हुआ, जनवरी और फरवरी का इन्फ्लेशन आंकड़ा अमेरिका का एस्टिमेट से हल्का सा ज्यादा आया, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा एस्टिमेट से ज्यादा दिखा, और वो साइडवेज चल रहा है अब इन्फ्लेशन। उसके चलते अब क्या है, उम्मीद 6 तो नहीं, अब लग रहा है कि 3 बारी रेट कट शायद होगा और शायद जून में शुरुआत होगी। तो इसके चलते ग्लोबल मार्केट्स पे थोड़ा सा दबाव आया। दूसरा बात था डोमेस्टिक। डोमेस्टिक शुरू हुआ थोड़े रेगुलेटरी कारणों से, जब आरबीआई ने एक आध इनके ऊपर एक आध एनबीएफसी के ऊपर कुछ अंकुश लगाया, तो और उसके बाद जो आईपीओ फाइनेंसिंग के दायरे में कुछ ये लेके आए, और साथ में सेबी की जो वक्तव्य आए सेबी की चेयरपर्सन साहिबा की तरफ से कि मार्केट थोड़ा बबल में लग रहा है, इसके चलते मार्केट्स में एक ठहराव सा आया और थोड़े से वीक हैंड्स हमने देखा निकलते गए। एफआईज अगर आप देखें तो मार्जिनली पॉजिटिव पर ही है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत भारी भरकम बिकवाली है एफआईज की, बट ज्यादातर दबाव रेगुलेटर के कारण आया, थोड़ा सेंटिमेंटल आया। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सर अभी जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे वही मेरा अगला सवाल है कि इन्फ्लेशन यूएस के अंदर जो है वो जो टारगेट है 2% का, उससे ऊपर लगातार हम देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या ब्याज दरों में कटौती होती हुई आने वाले दिनों में संभव आपको दिखाई दे रही है? आपको लगता है कि अभी थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा? अभी आपने इशारों में कहा कि जून तक हो सकता है कि कटौती हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि और ज़्यादा पोस्टपोन होती हुई चीज़ें दिखाई दें? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। नहीं, बहुत सही बात आप कह रहे हैं विपुल जी, और मैक्वेरी की एक रिपोर्ट भी थी कल ग्लोबल कमोडिटीज पे, जो कह रहे थे कि ग्लोबल कमोडिटीज का रुझान अपवर्ड्स आ रहा है, ऊपर की तरफ फिर दिख रहा है। चाहे आयरन ओर जो है वो तो गिरा क्योंकि चीन की खपत कम हुई, उसका रियल एस्टेट कम हुआ, बट कॉपर अगर आप देखें तो तांबा जो है वो $9,000 क्रॉस करके आगे बढ़ गया, और हमारी उम्मीद है कि $9,500 या अगले 3 महीने में हम देखेंगे। और उसका बड़ा कारण यह है कि सप्लाई कम है। पनामा में एक बहुत बड़ी माइन बंद हुई, और चाइना में जो स्मेल्टर हैं जो अंतिम उत्पादन बनाते हैं कॉपर का, वो काफी उन्होंने बंद किए कुछ कारणों के कारण। तो कॉपर बढ़ा, तेल बढ़ा, उससे क्या है कि कहीं इन्फ्लेशन फिर से हल्की सी बढ़ने तो नहीं लग जाएगी, ये अंदेशा अब मार्केट को हो रहा है। और फेड भी ये बहुत क्लियर है, वो कह रहे हैं देखिए अगर हमने बहुत पहले काट दिया रेट और तो इन्फ्लेशन बेकाबू हुई तो और रेट बहुत ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, इसलिए हम समय लेंगे। ये हम जानते हैं कि अगर रेट हाई रखे ज्यादा टाइम के लिए तो इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ता है, तो हम रिस्ट्रिक्टिव हैं, हम मानते हैं कि रिस्ट्रिक्टिव हैं हम, बट हमारे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि ये इन्फ्लेशन काबू में उतनी तेज नहीं आ रही। देखिए विपुल जी, 9% से इन्फ्लेशन 3% आ गई, बट 3 से 2 का जो है सफर वो बहुत पेचीदा होता जा रहा है। तो ये हायर फॉर लॉन्गर हो सकता है। मेरे पुराने दोस्त हैं डॉइच बैंक के, अभी अपोलो प्राइवेट इक्विटी के इकोनॉमिक हेड हैं टॉर्स्टेन श्लॉक करके, उनका बहुत अच्छा रिपोर्ट आता है। उन्होंने यही लिखा इस वीकेंड पे, जो जब सीपीआई निकल के आई और पीपीआई अमेरिका की निकल के आई, उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल हो जाता है जून का रेट कट भी, तो आप रुके रहिए, देखिए इन्फ्लेशन किस तरह आता है और फिर आप इसमें सहमति बनाइए। मार्केट आगे दौड़ गया था विपुल जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति है कि अगर महंगाई को नियंत्रित करते हैं तो ब्याज दरें कैसे घटेंगी, और अगर ब्याज दरों में भविष्य में कोई कटौती होती है तो फिर महंगाई को काबू करना मुश्किल हो जाएगा।
सर चलिए वहाँ अमेरिका से थोड़ा सा बाहर आते हैं और जरा अगर हिंदुस्तान की बात करें तो एक जो बुल रन कह लीजिए या फिर हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी से पूछे कुछ भी खरीद रहा था और कुछ भी चल रहे थे शेयर, लेकिन उसके बाद से सेबी की तरफ से जो टिप्पणी आई, एमफी की तरफ से जो एक्शन लिया गया, उसके चलते मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में इंडेक्स उतना भले ना टूटा हो लेकिन कई शेयरों में 30-35% की गिरावट जो है देखने को मिली है। और हमारे यहाँ चूँकि हम जो लाइव कॉलर शो करते हैं उसमें बड़ी संख्या में लोग जो है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में फंसे हैं और हायर लेवल पे फंसे हैं। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में? क्या ये अभी टूटते रहेंगे? क्या ये रैली पूरी हो गई है या फिर से कोई बाउंस बैक आएगा? हालांकि वैल्यूएशन निश्चित रूप से 32 रुपये का एरिडा हम देख रहे थे, 200 रुपये तक में भी लोग खरीद रहे थे और उसके बाद से अब लोग शिकायत कर रहे हैं कि मैं नुकसान में हूँ। अभी क्या आपको लग रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में क्या भविष्य आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो का 20% मैक्सिमम आप मिड कैप में रखिए, 10% स्मॉल कैप में रखिए। ओवर टाइम ये हल्का सा ज्यादा रिटर्न जरूर देते हैं, बट वो ऑन एवरेज होता है। उसका क्या होता है, एक साल में 40-50% रिटर्न दे जाते हैं, फिर 2-3 साल नहीं चलते, फिर आगे बढ़ते हैं और फिर आपको वो 16-17% लॉन्ग टर्म में दे जाते हैं। तो ये काबू में रखना बहुत मुश्किल रहता है, वॉलेटाइल बहुत रहते हैं और फेलियर रेट बहुत ज्यादा होता है। छोटी कंपनियां होती हैं तो कुछ माहौल बिगड़े, कुछ परिस्थितियां बिगड़े तो ये बैठ भी जाती हैं, फेल हो जाती हैं कंपनियां। दूसरी बात है, ऑपरेटर चलाते हैं काफी ये छोटी छोटी कंपनियों को, क्योंकि छोटे अमाउंट से ही आप इनको इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब रेगुलेटर इनको चेक करते रहते हैं, एएसएम में डालते रहते हैं, ट्रेड टू ट्रेड में डालते हैं, पकड़ते हैं लोगों को, बट रेगुलेटर भी कितना देखेंगे? हमें खुद ही इसमें मुस्तैद रहना है और खुद ही हमें सचेत रहना है। अब तीसरी बात है कि अभी क्या करें। अभी आप अपना पोर्टफोलियो देखिए और जो आपको जहां पे टर्न अराउंड स्टोरीज हैं या हवा फैलाई गई थी ये होने वाला है वैसे स्टॉक से निकल जाइए। स्टोरीज वाले स्टॉक्स में मत रहिए, उसमें रहिए जिसका कैश फ्लो अच्छा है, जिसका मार्जिन अच्छा है, जिसके प्रॉफिट ग्रो हो रहे हैं, सेल्स ग्रो हो रहे हैं, जिसके ऊपर कर्जा नहीं है और जो आपको फ्री कैश फ्लो देके जा रहा है, हर साल कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है। ये नहीं कहानी कि इस साल भी वो 500 करोड़ का डालेंगे कैपेक्स, अगले साल भी 10,000 करोड़ डालेंगे या 1,000 करोड़ डालेंगे। अब वो फिर आप वेट कर लीजिए, इतना कैपिटल इंटेंसिटी वाले स्टॉक्स के लिए वेट कर लीजिए। एक्सीलेंट मैनेजमेंट हम बोलते हैं वो बहुत मुश्किल रहता है ढूंढना, बट ये जरूर करिए, गूगल है, सब कुछ है, स्क्रीनर्स आजकल आपको उपलब्ध हैं और वो प्रमोटर का आप बैकग्राउंड देख लीजिए। तो हिस्टोरिकली अगर प्रमोटर ने गड़बड़ की है पहले, तो वैसे प्रमोटर को मत छूइए। तो ये कुछ रूल्स आप देख सकते हैं, बट बहुत आसान नुस्खा जो मैं कहता हूं कि म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। ये स्मॉल और मिड कैप जो आपका 30% आपका पोर्टफोलियो का हिस्सा है, वो म्यूचुअल फंड मैनेजर आपके लिए 40-50 कंपनियां ढूंढ के ले आएगा, आपको लिक्विडिटी भी देगा, आपको डाइवर्सिफिकेशन देंगे और जब काटना है काटेंगे, जब बढ़ाना है बढ़ाएंगे। और 1% 1.5% वो डायरेक्ट फंड में चार्ज भी कर लेते हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप अपना रिटर्न देखिए, जो पोस्ट उसके अगर आपका रिटर्न बन रहा है और रात को अच्छी नींद आती है उसके बाद, वो बेहतर रहेगा विपुल जी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि अगर आपके पास जानकारी नहीं है, किसी भी टेलीग्राम चैनल को देख के किसी के कहने पर कुछ भी शेयर अगर आप लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी नींद गायब होगी। अच्छे एक्सपर्ट को सुनिए अजय जैसे, और अगर आपकी समझ कम है तो म्यूचुअल फंड के ज़रिए आप मिड कैप स्मॉल कैप में लगाइए, सीधे मत लगाइए। वो एक रैली थी, वो गुजर गई और अब जो आप परेशान हैं, देखिए अगर आपके शेयर में कोई खामी है तो फिर वहाँ पे आप नुकसान एक बार के लिए बुक कर लीजिए और बेहतर शेयरों में पैसे लगाइए। एक और थीम जिसमें सर लोगों ने काफ़ी पैसे बनाए भी और अब लोग डेली सवाल हमसे पूछ रहे हैं, जो हमारा लाइव कॉलर शो होता है उसमें हेलो मनी 9 में, पीएसयू शेयर सर, मतलब डेली कम से कम 40 से 50 सवाल एनएचपीसी, इरडा या फिर रेलवे में जो रैली देखने को मिली, पीएसयू कंपनीज को लेकर के क्या रुख अपनाना चाहिए? इसमें दो तरह की बातें हैं सर। बहुत लोगों को लग रहा है कि जब चल रहे थे कि अब ये पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, एनएचपीसी पे भी बहुत लोगों ने काफ़ी ऊपर के टारगेट दिए। अभी बहुत लोग को ये घबराहट हो रही है कि क्या निकलें या ना निकलें। पीएसयू में कितना दम आपको लग रहा है?
और कौन से सेक्टर के पीएसयूज में आपको ज़्यादा ताकत दिखाई दे रही है? किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए पीएसयू पे कोई स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए या नहीं? अभी मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो स्पेशली जो रेलवे और डिफेंस के स्टॉक्स थे, पिछली बारी भी जब हमारी बातचीत हुई मैंने यही कहा, ये अगले 3 साल 5 साल के एग्जीक्यूशन को फैक्टर इन कर लिया। देखिए, पीएसयू स्टॉक हर वक्त प्राइवेट से क्यों कम वैल्यूएशन पे रहते हैं? क्योंकि उनके हाथ बंधे रहते हैं और मैनेजरियल इंसेंटिव उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना प्राइवेट में होता है। तो इन कारणों से क्या होता है, पीएसयू का वैल्यूएशन हर वक्त, अगर साथ में प्राइवेट कंपनी है, वो ज्यादा वैल्यूएशन लेके जाएगी बनिस्बत पीएसयू के। तो पीएसयू अच्छा चल गए, बट अगर आप 12 साल 15 साल का जिन कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड है देखें, तो ये बड़े बड़ी अवधि के लिए वैल्यू डिस्ट्रॉयर रहे हैं। तो 2008 में ये पावर कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां चली थी, इनके सबके एफपीओ आए थे, ओएफएस आए थे, और वो नंबर नहीं लगे, फिर कई सालों तक वो नंबर नहीं देखने को मिले। बिल्कुल। पीएसयू बैंक देखें तो बहुत सारे कारणों के कारण हमने देखा कि 10-12 साल कोई रिटर्न नहीं आया इन्वेस्टर्स को, और एक ऐसा टाइम था कि एचडीएफसी बैंक सारे पीएसयू बैंक क्षेत्र से ज्यादा मूल्यवान था। ये भी एक बात थी, जेटली जी के टाइम में मुझे याद है एक प्रेजेंटेशन मैंने की थी, 2016 होगा या 15 होगा। तो रिकवरी हुई है, बहुत सारे नवरत्न भी हैं इसके अंदर, मिनी रत्न भी हैं। आपको बहुत चुनिंदा रखने पड़ेंगे, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। केवल केवल ये पीएसयू है ये सोच के मत बढ़िए। डिफेंस रेलवे में ऑर्डर आते रहेंगे, अच्छा करेंगी कंपनियां, बट एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत है। और क्या होता है, कभी डिफेंस का वो रोक देते हैं, बजट रोक देते हैं, कुछ कर देते हैं, इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो आप एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत उठा रहे हैं, और उस माहौल में आप 30-40 प्राइस अर्निंग रेशियो दे रहे हैं कंपनी को, तो आप बहुत महंगा खरीद रहे हैं। तो अगर आपको कम वैल्यूएशन पे मिल रही है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा बनिस्बत इसके कि बहुत हाई वैल्यूएशन, क्योंकि वो सारा एग्जीक्यूशन अगले 5 साल का जो प्राइस आपको बेच के जा रहा है वो खा चुका है। आपको अब 5 साल के बाद की प्राइस मिलेगी। तो ये टाइम नहीं है, इतने हाई वैल्यूएशंस पे गिर भी गए, अच्छी तरह गिरे भी, वो यही दिखा रहा है कि वीक हैंड्स होल्ड कर रहे थे, जो आखिर जब शुरू होता है ना अपवर्ड मूव, पहले सारे स्केप्टिकल लोग आते हैं जो मानते नहीं है, फिर धीरे धीरे ब्रॉड बेस होता है, और एंड में फोमो वाले आते हैं कि भाई गाड़ी छूट गई, पकड़ो पकड़ो, कूद के चढ़ जाओ किसी भी प्राइस पे। वो वाले अभी ये जो 20-20% कट आया पीएसयू में, वो वीक हैंड्स वो वाले झड़ गए सारे। तो दैट वे अच्छा है, बट ये कोई गाड़ी छूटने नहीं वाली। भारत ऐसी गाड़ी है, हर मिनट में एक नई गाड़ी आपको मिलेगी। आप स्टडी करिए थोड़ा, बहुत मौके हैं पैसे बनाने के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कमी नहीं है पैसे बनाने की। तो ये मत होइए, अपने ऊपर प्रेशर मत डालिए कि ओ ये छूट गया, वो छूट गया, ये मैंने नहीं पकड़ा। वो फिर गिरते भी हैं इस तरह से। आप स्लो एंड स्टेडी इस तरह से बनाइए, हाई क्वालिटी की कंपनियां खरीदे, वो बेहतर रहेगा।